स्वस्थ जीवन, स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ तन, स्वस्थ मानसिकता, समृद्ध जीवन, खुशहाल जीवन, व्यवस्थित जीवन और सक्सेसफुल जीवन की देन है। हम माता पिता अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी हर इच्छा को पूरी करने में लगे रहते हैं। उन्हें हर तरीके से खुश करने की कोशिश करते हैं और उन्हें ओवर प्रोटेक्टेड करके रखते हैं। ऐसी ही एक बच्ची थी जो कि अपनी माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता उसे बेहद प्यार करते, उसकी हर एक छोटी बड़ी सारी इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहते। कई बार तो ऐसा होता, रात को 12 बजे वो उठ के कहती, माँ मुझे रसगुल्ला खाना है। और उसकी माँ बेचारी कहीं ना कहीं से उस चीज को अरेंज करने में लग जाती। कहने का मतलब ये है कि माता पिता जहां तक उनसे मुमकिन हो अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं और उन्हें ओवर प्रोटेक्टेड भी करते हैं। जैसे एक माली अपनी बगिया को सजो के रखता है, उसका एक एक फूल को एक एक पत्ते की केयर करता है, वैसे ही माँ बाप अपने बच्चों की केयर। वो बच्ची इतनी नाजुक हो गई थी कि वो कहीं टच भी हो जाती तो वो पूरा घर सर पर उठा लेती कि मुझे लग गई, रोना धोना शुरू हो जाता और माँ बाप उसको प्रोटेक्ट करने में लग जाते। वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी हुई, उस बच्ची की जिद बढ़ने लगी। वो बच्ची अपना जीवन अपने अनुसार जीती थी, उसे जैसे जीना है वो वैसे जीती, वो किसी की नहीं सुनती थी। और धीरे धीरे वो जवान हो गई, उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया। अब अपने राजकुमार के साथ वो चली गई। अब उसके अंदर, जैसे कि हम सब महिलाओं में शादी के बाद एक इच्छा जागृत होती। आप सब समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, माँ बनने की। हम सब माँ बनना चाहते हैं और हम सब स्त्रियों को भगवान की ये अनुपम देन है कि हम एक सृष्टि का सृजन करते हैं। हम वो कर सकते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता और इस चीज के लिए हम सबको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अब वो बच्ची माँ बनना चाहती थी और एक दिन ऐसा आया, उसे पता लगता है कि वो माँ बनने वाली है। उसकी खुशियों की कोई सीमा ना रही। वो अपने माँ पिता को, अपने दोस्तों को, सबको बताने लगी कि वो माँ बनने वाली। लेकिन परिवर्तन यहीं से शुरू हुआ। जो बच्ची अपनी शर्तों पे जीती थी, अपने अनुसार जीती थी, सिर्फ इतने मात्र से कि वो माँ बनने वाली है, उसने अपना पूरा जीवन ही बदल दिया, उसकी सोच ही बदल गई। अब उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी, उसका पूरा जीवन सिर्फ अपने बच्चे के अनुसार था। उस बच्चे के अनुसार जो अभी आया भी नहीं था, वो वही खाती थी जो उस बच्चे के लिए जरूरी है, वो वही करती थी जो उस बच्चे के लिए सही है। जो लड़की बड़ी हेल्थ कॉन्शियस थी, आधा केजी वेट बढ़ने पे भी जो घर को सर पर उठा लेती थी, वो आज 10 केजी वजन बढ़ाने को भी तैयार है। और उसने वो सब किया। वो पूरा 9 महीने का टाइम पीरियड उसने बिल्कुल अपने बच्चे के अकॉर्डिंग किया। एक दिन वो नन्ना मुन्ना बच्चा उसके हाथों में आया, उसका अंश उसके हाथों में था और उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। वो खुशी के मारे रोने लगी। लेकिन आप सोच सकते हैं, जो लड़की एक सुई की चुभन से पूरे घर को सर पर उठा सकती है, वो लड़की आज लेबर पेन, सी सेक्शन सबसे गुजर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर कहीं भी कोई शिकन नहीं है। वो ये सारे काम खुशी खुशी कर रही है। मातृत्व की शक्ति में इतनी ताकत होती है। अब बच्चा हाथ में आने के बाद उसकी सोच सिर्फ इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। मैं बच्चे को क्या खिलाऊंगी, मैं बच्चे को कैसे पालूंगी, मैं बच्चे के लिए क्या करूंगी। वो अपने आप को सोच ही नहीं रही। और हम सब महिलाएं यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम सब लोग जब डिलीवरी से गुजरते हैं, हमारे शरीर में कई प्रकार की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। हम लोग कई प्रकार की बीमारियां भी से घिर जाते हैं, लेकिन हम सब उसको निग्लेक्ट करके आगे बढ़ते चले जाते हैं, घर परिवार में लग जाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती। हमको घर को देखना है, सबको देखना है, लेकिन उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी देखना जरूरी है। क्योंकि जब आप स्वस्थ हैं, आप मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी हैं, तभी आप अपने घर परिवार में खुशियां फैला सकते हो, उन्हें खुश रख सकते हो। हाय, माई सेल्फ नलिनी उपाध्याय, प्रोग्राम मैनेजर, ग्लोबल वुमेन पावर। ग्लोबल वुमेन पावर इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। और हमारी आज की वुमेन वेलनेस सीरीज की गेस्ट हैं डॉक्टर सीमा चोपड़ा।
डॉक्टर सीमा जी के बारे में मैं क्या कहूँ, जितना भी कहूँ वो बहुत कम है। डॉक्टर सीमा जी MBBS, MD, OBG, गायनिक स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर सीमा जी चंडीगढ़ में रिसर्च ऑफिसर हैं। शी इज लाइफ मेंबर ऑफ IMA, FOGS, ISM, ISBMR, AGO, IAGE एंड उन्होंने का सारी रिसर्च प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करती हैं। उन्होंने अब तक 80 पब्लिकेशन में नेशनली एंड इंटरनेशनली जर्नल्स दे रखे हैं, यानी उनकी तारीफ में शब्द भी कम पड़ जाए। आइए हम जानते हैं सीमा जी को, और जानते हैं सीमा जी से हम महिलाओं को किस तरीके से अपने आप का ध्यान रखना है और किस तरीके से अपनी गर्ल चाइल्ड का भी ध्यान रखना है, जिससे इन फ्यूचर उनके अंदर वो डेफिशिएंसी ना हो, वो प्रॉब्लम ना हो जो नॉर्मली एक लड़की या एक महिला फेस करती है। सीमा जी, आपका बेहद स्वागत है हमारे मंच पर। आप आई, हमारे लिए बहुत बड़ी खुश वाली बात है, खुशी वाली बात। आपका नमस्कार। Thank you, Nalini. Thank you for the warm words. Thank you so much. How are you? I'm fine, मैम। जी मैम, एज अ मदर, जैसे एज अ मदर हम मदर की क्या ड्यूटी होती है कि हम अपने गर्ल चाइल्ड को किस तरीके से डेवलप करें, क्या क्या ध्यान रखें जो इन फ्यूचर उनके अंदर वो डेफिशिएंसीज ना आए जो नॉर्मली एक गर्ल चाइल्ड में आनी शुरू हो जाती है। देखो, जब एक गर्ल चाइल्ड को आप जन्म देते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तो आपने उसका बचपन से ही ऐसे ब्रिंगिंग अप करनी है ताकि वो बाद की ज़िंदगी में भी कोई डेफिशिएंसीज ना फेस करे। तो इनिशियली जब बच्चा खाना पीना शुरू करता है तो उसकी डाइट में बजाय इसके कि सारी जंक फूड या कुछ शुरू किया जाए, उसको हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट देने की कोशिश करो। थोड़े थोड़े इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा दो, और बच्चों को रेगुलरली डीवर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, सब चीज़ें मुंह में डालते हैं उठा के। तो 2-3 साल के बच्चे के लिए हर 6 महीने में एक बार डीवर्मिंग, ताकि पेट में उसके कीड़े ना हो, जिससे कि एनीमिया हो जाता है बच्चों को और खाना हजम नहीं होता। हालांकि उनको भूख ज़्यादा लगती है, फिर भी उनकी ग्रोथ, और वो पीले दिखते हैं, खेलने नहीं जाते, सुस्त रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, ये सब बातें आ जाती हैं छोटा बेबी जब होता है 2-3 साल का। उसके बाद जब बड़ा होना शुरू होता है तो ये रेगुलरली डीवर्म करते रहो, तो उसकी ये अनीमिया और अनीमिया करने वाले जो अंदर कीड़े होते हैं पेट में वो सब नहीं होंगे। तो शी विल ग्रो अप इनटू अ हेल्दी एडोलेसेंट एंड टीनेजर। जी इनिशियली तो यहाँ से शुरू करना चाहिए। जी मैम, जैसे कि मैम हमारे टाइम में एक लड़की को 13 to 14, 15 ईयर्स की एज में पीरियड्स आता था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि 8 to 10 ईयर्स की गर्ल्स को भी पीरियड आ रहा है। तो मैम वो कितना ठीक है और उससे बच्चे की हेल्थ पर कोई साइड इफेक्ट होता है? जो पीरियड स्टार्ट होते हैं वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस होता है हमारे ब्रेन में, जो कि जब ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स हमारे मैच्योर हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जो कि ओवरीज हैं फीमेल्स में, तो उसके जी हिसाब से हार्मोन्स रिलीज होने शुरू होते हैं और पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले जो था, बच्चे इनोसेंट होते थे, उनको कोई सोशल मीडिया एक्सपोजर नहीं था, तो जितनी इनपुट जाएगी ब्रेन को उतना ही डेवलपमेंट फास्ट होती है। तो आजकल उस हिसाब से एज ऑफ प्यूबर्टी भी शिफ्ट हो गई है, अराउंड 9 to 10 ईयर्स में हो जाते हैं। अगर 8 साल से पहले हो जाए तो उसको हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं, जो कि ठीक नहीं होता, उसके लिए हमें टेस्ट करने पड़ते हैं। पर अगर 9-10 साल की उम्र में बच्चे को पीरियड आ रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। पर 15 साल से बाद भी अगर नहीं आ रहे तो चेकअप की जरूरत है। और उसमें जब पीरियड स्टार्ट होने हैं उससे पहले ये रहेगा कि बच्चा आयरन डेफिशिएंट ना हो, क्योंकि पीरियड शुरू के 1-2 साल जो है हैवी हो सकते हैं बच्चे को, जब तक कि वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस जो है, जो ब्रेन में हमारे कोऑर्डिनेट करता है ओवरीज के साथ, वो पूरा मेच्योर होने में 1 से 2 साल लग सकते हैं। तो उस ड्यूरेशन में कभी इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स आते हैं, 2 महीने में एक बार आ गए, 3 महीने में एक बार आ गए, जिसके लिए मदर्स वरीड भी रहती हैं कि रेगुलर पीरियड्स नहीं आए। और जब आएंगे 2-3 महीने के बाद पीरियड्स, तो हैवी होते हैं नेचुरली। अगर 2-3 महीने बाद पीरियड आए तो थोड़े हैवी रहते हैं। तो उसमें ब्लड लॉस इतना हो जाता है कि फर्दर आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसके लिए उसको प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे को। वो फिर से विशेष साइकिल शुरू हो जाता है, अनीमिया से फिर ब्लीडिंग हैवी होती है, बिकॉज डेफिशिएंसीज के कारण वो ब्लड क्लॉट करना मुश्किल हो जाता है। तो इनिशियली ही आयरन डेफिशिएंसी उसको ना हो, जब वो टीनेज में जाती है तो अच्छा रहता है। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स भी इनिशिएट करती है स्कूल टाइम में। 12 before 12 is the hemoglobin and age is 12 years. So before 12 years of age, each girl child should have a hemoglobin of at least 12. This is one of the government programs, और उसके लिए आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट। ड्यूरिंग लंच आवर, रिसेस आवर बच्चों को
वो एक एक गोली खाने को दी जाती है, तो उससे जो है उनका आयरन डेफिशिएंसी नहीं होता। दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव। अदरवाइज घर पे बच्चे के लिए अच्छी डाइट जिसमें पत्ते वाली सब्जियां, दालें, प्रोटीन्स अच्छे होने चाहिए, सोयाबीन, पीनट्स में अच्छे प्रोटीन्स होते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियंस खाते हैं तो डाइट में ऐसे होता है, तो ये सब आपको अगर रखें, बैलेंस डाइट दो, तो आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी पीरियड स्टार्ट होने से पहले। जी जी। मैम, हम इंडियन फीमेल्स में एनीमिया की बहुत बड़ी शिकायत है। ये एनीमिया किस लेवल तक कितना खतरनाक है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं कि हमें ये हो ही ना? अनीमिया की प्रेवलेंस इंडिया में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि गर्ल चाइल्ड को वैसे भी घर में थोड़ा-सा निग्लेक्ट किया जाता है। उसको खाने में लड़कों के कंपैरिजन में थोड़ा कम दिया जाता है, अच्छी चीज़ें बॉयज़ को दे दी जाती हैं। एक तो ये कारण हो जाता है। दूसरा ये है कि जैसे वो पीरियड्स हैवी होने शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद जब आप शादी होके प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हो, तो इफ यू आर ऑलरेडी अनीमिक, हीमोग्लोबिन 6-7 ग्राम के आसपास है, तो आपको प्रेगनेंसी होने में भी शायद दिक्कत आए। और अगर प्रेग्नेंट हो जाते हो तो बच्चे को इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। बच्चे को तो माँ से सारी न्यूट्रिशन मिल जाएगी। माँ और आयरन डेफिशिएंट हो जाएगी और अनीमिक हो जाएगी। तो उस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ये सब जरूरत पड़ जाती है अगर हीमोग्लोबिन 5-6 ग्राम के आसपास पहुंच जाए। तो वो सिचुएशन ना आए, इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार सब जो यंग गर्ल्स हैं हु आर गोइंग टू बी मैरिड सून, उनको एक बार प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए हॉस्पिटल जरूर आना चाहिए, जिसमें कि कुछ टेस्ट किए जा सके। हीमोग्लोबिन चेक कर लेंगे हम, थायराइड के लिए चेक कर लेंगे, डायबिटीज के लिए चेक कर लेंगे, ब्लड ग्रुप क्या है। थैलेसीमिया एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है जिसमें हीमोग्लोबिन कम रहता है डिस्पाइट ऑफ गिविंग आयरन। तो ये सब टेस्ट अगर एक बार प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में हो जाए और अगर अनीमिया पता चल जाता है शादी से पहले या प्रेगनेंसी से पहले, तो उसका इलाज किया जा सकता है। आयरन सप्लीमेंटेशन, डाइट काउंसलिंग, बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती है। इसलिए अनीमिया पहले से ट्रीट करना बेटर है रादर देन प्रेगनेंसी हो जाए और फिर उसको हम मैनेज करें। तो मैम, डाइट क्या होनी चाहिए एनीमिक पेशेंट के लिए? आयरन रिच फूड्स वैसे तो हर किसी को ही पता है कि घर में जो खाना बनता है वो कोशिश की जाए कि आयरन वाली उसमें यूटेंसिल्स में बनाए जाओ। कढ़ाई मिल जाती है इंडिया में आराम से, हर किसी घर में होती है, तो उसमें बनाओ। आंवले का यूज करो। आंवला जो होता है इट इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड आयरन बोथ। तो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी होता है। एसिडिक उसमें ही एब्जॉर्ब होता है आयरन, तो वो उसमें आयरन की उसमें बनाओ कढ़ाई में सब्जी या जो भी आपने बनाना है। और साथ में ये आंवला और हरे पत्ते की सब्जियां, ये सब लो। साथ में प्रोटीन्स लेने बहुत जरूरी है ताकि वो जो सेल फॉर्मेशन है, हीमोग्लोबिन बनना है, वो सब ठीक से होता रहे। तो उसके लिए ये सब चीजें लो। और जब ये नहीं है कि खाली फ्रूट्स खाने से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। फ्रूट्स आर जस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर। तो अनार एक अच्छा फ्रूट है जो खा सकते हो आप, जिसमें आयरन भी बढ़ जाता है आपका। ऐसे केला है वो भी खा सकते हो, उससे भी आयरन बढ़ता है। बाकी सब फ्रूट्स मॉडरेशन में लो और अच्छी सब्जियां खाओ, यही कह सकते हैं। जी जी। जी मैम। मैम, जैसे हम फीमेल्स में विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी 12, इन सब की डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन है। इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है और इसको हम कैसे क्योर करें? विटामिन सी तो आपको ये नींबू ले सकते हो, संतरा ले लो, ये सारे विटामिन सी रिच फूड्स हैं। और जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं जैसे किशमिश होगी, ये सब खाओ तो ठीक रहता है। और न्यूट्रिएंट्स बाकी विटामिन डी के लिए सन एक्सपोजर बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 10 to 30 मिनट्स ईच डे, 5 days इन अ वीक। जो सुबह के 9-10 बजे से दोपहर के 2-3, नॉट इन समर्स जो इतनी तेज गर्मी में सन एक्सपोजर की जरूरत नहीं होती, अदरवाइज इन विंटर। और सनस्क्रीन नहीं लगा होना चाहिए। जैसे हम सनस्क्रीन लगा के बाहर निकलते हैं सारी हाथ पाँव पे, और वो और कवर्ड एरिया कम होना चाहिए, तभी आप स्किन से अब्जॉर्ब होगा विटामिन डी। और उसके बाद इनसफिशिएंट है कि डेफिशिएंट है, ये एक थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लेना चाहिए। इनसफिशिएंसी जब आपका 10-15 से नीचे चला जाता है, और डेफिशिएंसी है जब इवन लेस देन 10 हो जाता है वैल्यूज विटामिन डी की जो रेफरेंस लैब देती है। जी जी जी। इनसफिशिएंसी के लिए तो ओरल विटामिन डी भी दिया जा सकता है इफ यू आर इनसफिशिएंट। और हम्म। अगर आप डेफिशिएंट हो गए हो तब कई बार इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो वो 6 मंथ्स में एक बार इंजेक्शन अगर लगाया जाए और इनिशियली उसको ट्रीट किया जाए एवरी 1 मंथ इंजेक्शन देके, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी ठीक हो जाती है। और कैल्शियम उसके साथ खाना जरूरी है। खाली विटामिन डी से हड्डियों में कैल्शियम नहीं चला जाएगा, कैल्शियम अलोंग विद विटामिन डी वो जरूरी है। जी कैल्शियम के लिए तो आपको दही, दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी हैं ये ले लो, अच्छे रहते हैं। और ये जो हमारे सिंघाड़ा है खाने के लिए, इसमें कैल्शियम अच्छा होता है। ये कुछ फूड्स ऐसे हैं जो घरों में आम हम खाते हैं, बैलेंस डाइट लेंगे तो ठीक रहेगा। और विटामिन डी, विटामिन सी, ये सब
न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, साथ में अनीमिया ठीक करने के लिए, तो जी। इसलिए अच्छा रहेगा। मैम कुछ फीमेल्स होती हैं, वो सोचती है हमारे अंदर विटामिन सी या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, और वो रेगुलर बेसिस में विटामिन सी की टैबलेट्स खाती रहती है। अगर उनकी बॉडी में मैम विटामिन सी या विटामिन डी की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसका भी कोई साइड इफेक्ट होता होगा? देखो विटामिन सी जो है दैट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती है। जितना चाहिए होता है बॉडी को वो एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी यूज कर लेती है और बाकी एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में, तो उसके लिए कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती। पर विटामिन डी एक्सेस में नहीं लेना चाहिए, खाली डॉक्टर से पूछ के इंजेक्शन या ओरल आपको जो भी लेना है वो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट में और प्रिस्क्राइब्ड टाइम के लिए लेना चाहिए, क्योंकि ये फिर सब जगह बॉडी में कैल्शियम डिपॉजिट कर देगा, वरना आर्टरीज में, हार्ट में, किडनीज में, तो रीनल फेलियर हो जाता है, हार्ट भी प्रॉब्लम हो सकती है और स्टोन्स बन सकते हैं किडनीज में। तो आयरन डी एक्सेस में नहीं लेना है, विटामिन सी इज ओके, 1 टैबलेट ए डे सफिशिएंट, इससे ज्यादा तो मेरे को नहीं लगता कोई खाएगा। अदरवाइज नेचुरल जो आप डाइट लेते हो उसमें जो हमारा है विटामिन B12 C, ये पूरे हो जाते हैं जो हम दिन में पूरा खाना खाते हैं, क्योंकि हम लोगों के घर में तो अचार भी खाते हैं सब, नींबू जी अचार खा लिया, हाँ, तो उसमें विटामिन सी ठीक होता है। तो जी इंडियन जी। डाइट ऐसा चीज है, बैलेंस डाइट, अगर ठीक से वही प्रॉपर लो, 3 टाइम खाना, दालें लो रात को, दिन में सब्जियां लो, तो ठीक रहेगा। मैम आफ्टर कंसीविंग एक मदर को अपनी क्या क्या केयर करनी चाहिए, उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए, वो पूरा 9 मंथ उसको किस तरीके से गुजारना चाहिए? देखो शुरू के जब 3 मंथ्स होते हैं उसमें तो नॉजिया वॉमिटिंग एक प्रॉब्लम रहती है हर मदर को, तो जी उसमें ये एक्सेस खाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे बेबी की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी किसी भी न्यूट्रिएंट की। वो आपको अपनी डाइट, अगर तो आप प्री प्रेगनेंसी सफिशिएंट थे आपके सब विटामिन लेवल्स और आयरन लेवल्स एनीमिक नहीं थे, तो शुरू के 3 महीनों में डाइट पे बहुत ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसमें आप इतना खाएं कि आपको वॉमिटिंग अगर हो तो थोड़ा थोड़ा लो, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, और उसके कारण यूरिन आउटपुट कम हो जाए, कीटोएसिडोसिस हो जाए, वो कोई हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम एक टर्म है जिसमें एक्सेसिव वॉमिटिंग्स होती रहती है, तो उससे पानी की कमी हो जाती है शरीर में। इस टाइम पे ये डाइट रखनी है कि थोड़ा खाओ और लिक्विड्स लो, थोड़ा सॉलिड लो थोड़ा लिक्विड लो, ताकि अगर वॉमिटिंग्स हैं अभी तो पानी की कमी ना हो शरीर में। और बाकी आपको अपने टेस्ट इस टाइम पे करवा लेने होते हैं शुरू में ही प्रेगनेंसी के। थैलेसीमिया स्क्रीनिंग जरूरी है, उससे पता चल जाता है कि अगर अनीमिक हो और आप थैलेसीमिक हो तो आयरन एक्सेस में नहीं देना है आपको, फिर आयरन की एक टैबलेट ही मिलेगी, विटामिन सी, ताकि जितना आयरन उसमें आपको हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन पा रहा, अगर आयरन ओवरलोड करेंगे तो वो भी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा, विच इज नॉट गुड। तो थैलेसीमिया स्क्रीनिंग जरूरी है, विच इज अ यूनिवर्सल स्क्रीनिंग नाउ डेज, हर जगह की जाती है। थायराइड के लिए टेस्ट कराओ और यूरिन कल्चर कराओ, कोई इन्फेक्शन है तो वो भी आपको किडनीज में एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनने देते, जिससे अनीमिया होता रहता है। बाकी टेस्ट ब्लड ग्रुप और हीमोग्लोबिन हो गया, ये जरूरी है, प्लेटलेट काउंट देख लो, जो भी LFTs RFTs, किडनी और लिवर के टेस्ट, ये सब हम रूटीन में करा लेते हैं पेशेंट के। जी। तो उसके बाद डाइट के लिए सप्लीमेंट हम शुरू करते हैं खाली फॉलिक एसिड, और कोई विटामिन और आयरन अभी फर्स्ट 3 मंथ्स में नहीं चाहिए होता। फॉलिक एसिड इज फॉर द बेबी जिसके कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और कुछ और प्रॉब्लम है। वैसे तो फूड फोर्टिफिकेशन भी है हमारे कंट्री में, तो फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड्स भी मिलते हैं, वो भी खा सकते हैं, नहीं तो फॉलिक एसिड एक 5 मिलीग्राम की गोली रोज खाएं तो वो सफिशिएंट है। ओके। मैम कल मेरे पास एक क्वेरी आई थी, एक मदर है जो 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, लेकिन वो मुझे बता रही थी उनको 4 मंथ से ही मिल्क सीक्रेशन होना शुरू हो गया। ये क्यों होता है और इससे क्या होता है? ये नेचुरल प्रोसेस है, ये बेबी के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है सारे सिस्टम्स हमारे। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो सीक्रेट होना शुरू होता है, ऑक्सीटोसिन भी होता है, पर ये टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी नॉर्मली इनकी अमाउंट बढ़ जाता है, ताकि लेबर पेन्स होए, बच्चा डिलीवर होए, और फिर प्रोलैक्टिन से फीडिंग बच्चे के लिए इजी हो जाती है, मिल्क आना शुरू हो जाता है। पर अगर ब्रेस्ट स्टिमुलेशन रहे अर्ली प्रेगनेंसी में भी फॉर एनी रीजन, या कई बार नॉर्मली भी अगर आप बार बार ब्रेस्ट को प्रेस करके चेक करते हो तो मिल्क सिक्रीशन आना शुरू हो जाता है, विच इज परफेक्टली नॉर्मल, नथिंग टू वरी अबाउट, अनटिल अनलेस इट इज ब्लड स्टेन्ड और इट हैज पस सेल्स, और आपको बहुत पेन है ब्रेस्ट में, कोई एब्सेस बन गया है, उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अदरवाइज इट इज नॉर्मल एंड डोंट ट्राई टू चेक इट अगेन एंड अगेन, उसको छोड़ दो, 2-4 दिन हफ्ते में ये आना बंद हो जाएगा। नहीं मैम, वो बोलती कि उनके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, हर 2-2 घंटे में उन्हें कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, उनको इतना सीक्रेशन होता है, हर 2 घंटे जो बाद सीक्रेट होता है और कपड़े खराब हो जाते हैं उनके। 4 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी पे हाँ
इट इज लिटिल अनयूजुअल, पर उसके लिए उसको दिखाना चाहिए फिर डॉक्टर को एक बार जाके। इस टाइम पे हम जो टेस्ट करते हैं वो तो प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते हैं, मेमोग्राफी और प्रोलैक्टिन टेस्ट, क्योंकि प्रोलैक्टिन वैसे ही हाई आएगा। मेमोग्राफी एक्स्ट्रा एक्सपोजर होता है, वो भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई और सोल्यूशन इस टाइम पे तो नहीं दे पाएंगे उनको, एक्सेप्ट ये कि बार बार निकाल लेना। वो मे बी शी इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस इट आउट कि खाली कर दूं तो फिर नहीं आएगा। तो ये है कि उसको टच नहीं करना है, उसको एक्सप्रेस नहीं करना है मिल्क को, तो अपने आप बंद हो जाएगा आना। दवाइयां हम नहीं दे पाएंगे इस टाइम पे जो मिल्क सिक्रेशन को रोक सकें, क्योंकि वो जी ठीक नहीं रहेंगी। जी जी मैम, बहुत सी मदर को प्रेगनेंसी के टाइम में थायराइड, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो कोई कोई पर्टिकुलर रीजन है कि इसी टाइम में ये प्रॉब्लम क्यों होती है और फिर वो लाइफ टाइम उनके साथ चलती है? थायराइड तो एक ऐसी प्रॉब्लम है ना जो हमें, शायद हम प्री प्रेग्नेंट स्टेट में हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, पर प्रेगनेंसी में ये हम डायग्नोसिस बना पाते हैं, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द डॉक्टर इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इटसेल्फ। जब वो पेशेंट आते हैं एज अ पेशेंट दिखाने, तो हम ये रूटीन टेस्ट करते हैं। हाइपोथायराइड होना, हर हाइपोथायराइड पेशेंट के लिए जो कि लेवल्स 4.5 से ऊपर आ जाते हैं, तो कहा जाता है कि स्टार्ट कर लो एल्ट्रॉक्सिन, पर वो हर किसी को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रेगनेंसी के हार्मोन जो इनिशियल 3 मंथ्स में होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि वो थायराइड के टेस्ट के साथ इंटरफियर करते हैं। तो वो स्टिमुलेशन ज्यादा होती है। बीटा एचसीजी जो आता है प्रेगनेंसी में, वो टीएसएच बढ़ना शुरू हो जाता है, उससे हाइपोथायराइड जैसे फीचर्स आ जाते हैं। कई बार टीएसएच बहुत कम हो जाता है बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन विद अल्फा सब यूनिट ऑफ एचसीजी, जो कि प्रेगनेंसी का नॉर्मल हार्मोन है। तो उससे बहुत लो टीएसएच और बहुत हाई टीएसएच, बिटवीन 4.5 एंड 10 अगर वैल्यूज आए टीएसएच की, तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, और उसमें भी थायरॉक्सिन T3 T4 लेवल्स देखते हैं। तो ये प्रेगनेंसी में फर्स्ट 3 मंथ्स में इसको ज्यादा ट्रीट करने की जरूरत नहीं होती है, अनटिल अनलेस लेवल्स आर मोर देन 10 इनिशियल लेवल, तो हम एल्ट्रॉक्सिन शुरू करते हैं। तो ये अगर कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो इंटरेक्ट करती हैं इन हार्मोन्स के साथ, तो वो डिस्ट्रॉय करती हैं थायराइड को धीरे धीरे। तो अगर वो सिचुएशन है, इट इज नॉट स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, इट मे बी देयर अदरवाइज ऑल्सो, बट डिटेक्ट उस टाइम पे होता है, तो वो हमें ट्रीट करना है। और प्रेगनेंसी के बाद दोबारा हम इन्वेस्टिगेट करते हैं अराउंड 6 वीक्स आफ्टर द डिलीवरी कि लेवल्स ठीक हो गए हैं कि नहीं। तो उसके अकॉर्डिंगली इट इज नॉट कि लाइफ लॉन्ग उसको मेडिसिन चलेगी, मे बी वी कैन स्टॉप ऑल्सो। ये तो हाइपोथायराइड के लिए। हाइपर थायराइड मतलब जिसमें ज्यादा हार्मोन बनते हैं थायराइड के, वो भी एक डेंजरस सिचुएशन होती है, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रीट करना बहुत जरूरी है। और उसको मे बी इन्वेस्टिगेट करते हैं बाद में, उसके कुछ रेडियो आइसोटोप वाले देने होते हैं ड्रग जो हम नहीं टेस्ट कर सकते प्रेगनेंसी में, तो अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रीट इट लेटर ऑल्सो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम दवाइयाँ शुरू कर देते हैं और बाद में फुली इन्वेस्टिगेट करके डिसाइड करते हैं। और जहाँ तक डायबिटीज का आप सोच रहे हो, डायबिटीज प्रेगनेंसी के जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं विच आर नीडेड फॉर सस्टेनिंग द प्रेगनेंसी, ताकि बच्चे को ग्रोथ होती रहे, वो हार्मोन्स स्टेरॉइड्स जैसे ही होते हैं। स्टेरॉइड्स एक ऐसी दवाई है जो शुगर्स को बहुत खराब करते हैं। इवन इन नॉन प्रेग्नेंट अगर स्टेरॉइड ले रहे हैं फॉर सम डिजीजेज, उन पेशेंट्स के शुगर्स खराब होते हैं। इसी तरह जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स आ रहे हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और बाकी प्लेसेंटल हार्मोन, वो सब डायबिटोजेनिक होते हैं। तो इसलिए डायबिटीज प्रेगनेंसी में कई बार हो जाती है। उसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। इट इज नॉट अ डायबिटीज विच इज इंसुलिन डिपेंडेंट जैसे एडल्ट्स में होती है। तो इट इज अ जेस्टेशनल डायबिटीज जो कि प्रेगनेंसी में हुई है, और प्रेगनेंसी के बाद इट विल बी ओवर। तो जी उसको बाद में शायद ट्रीट करने की जरूरत ना पड़े, पर फिर भी दीज आर द वंस हु आर हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग डायबिटीज लेटर इन लाइफ। 50% ऑफ दीज women will develop diabetes आफ्टर 50 years ऑफ एज। तो उनको 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हम फिर से टेस्ट करते हैं कि नॉर्मल वैल्यूज आ गए हैं शुगर के कि नहीं है। अदरवाइज इट इज अ बिनाइन डिजीज, इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज जस्ट फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हो रहा है, तो उसके लिए वरी नहीं करना है। जी मैम, थायराइड को कंट्रोल करने का कोई डाइट प्लान होता है? इससे वो मेडिसिन से ही कंट्रोल किया जा सकता है? थायराइड के लिए एक्चुअली ना, आपको थायराइड हार्मोन लोगे तो तभी वो आयोडीन का आगे यूज करके थायराइड, और आपके जो बहुत सारे एंजाइम्स जो चाहिए होते हैं उनके लिए, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, उसमें थायरॉक्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर ये कम हो जाएगा तो फिर सारे बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा मरीज, वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो वो थायरॉक्सिन लेना ही पड़ेगा। उसके लिए डाइट से कोई कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो होगा भी नहीं। जी जी जी। अच्छा मैम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल चलता है और ये भी होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन अचानक कुछ ऐसे कंसिक्वेंसेज आ जाते हैं कि डॉक्टर बोलता है कि हम नॉर्मल नहीं कर पाएंगे, सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो ऐसी क्या कंडीशन हो जाती है कि एकदम से डॉक्टर को चेंज करना पड़ता है, सी सेक्शन में जाना पड़ता है?
क्योंकि बहुत से लोगों का मैं मानना यह है कि डॉक्टर अपनी मर्जी से कर देता है, क्योंकि इंडिया में आज की डेट में सी सेक्शन ज्यादा होते हैं और नॉर्मल डिलीवरी कम हो रही है। तो लोगों की गलत धारणाएं हैं इस बारे में कि डॉक्टर अपनी मर्जी से कर देता है नॉर्मल होने पर भी। एक्चुअली डॉक्टर को ये है ना, हमें ये होता है कि बच्चा और मम्मी दोनों ठीक रहने चाहिए। आउटकम आफ्टर द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ 9 मंथ्स, जब तक पूरी प्रेगनेंसी हमने देखा है मरीज को, और एंड में ये है कि कुछ सिजेरियन करना पड़े तो बच्चा ठीक से पैदा होगा कि नॉर्मल डिलीवरी में ठीक पैदा होगा, ये पहले से कोई नहीं बता सकता। लेबर एक ऐसा प्रोसेस है जो शुरू होने के बाद ही बहुत सारे इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग लेबर, जो 10-12 घंटे लास्ट करता है। तो उसमें सिजेरियन हम लोग तभी करते हैं अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे की धड़कन कम हो रही है, बच्चे को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही पूरी मम्मी की तरफ से, या बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे के हार्ट रेट में चेंजेस आने शुरू होते हैं, जो कि हम पिकअप कर लेते हैं, क्योंकि टेस्ट आजकल सब मॉनिटरिंग करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करते हैं ड्यूरिंग लेबर। और अगर उसमें कुछ दिक्कत हो रही है तो फिर भी हम वेट करते हैं कि अगर ये चेंजेस ठीक हो जाएं, कुछ चेंजेस करके ड्रग्स में या फ्लूइड देके या ऑक्सीजन मदर को देके, तो हम सिजेरियन यूजुअली नहीं करते हैं। बहुत बार नॉर्मल डिलीवरीज भी हो जाती हैं। पर अगर ये लग रहा है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी और नॉर्मल डिलीवरी अचीव करने के लिए बच्चा एस्फिक्सिएटेड पैदा होगा, बाद में उसको सेरेब्रल पैल्सी हो जाएगी, ब्रेन में हाइपोक्सिया हो जाएगा, वो जो इरिवर्सिबल होता है, बाद में पैदा होने के बाद भी नहीं ठीक होगा, तो उन कंडीशन में ऑपरेशन करने के कोई नुकसान नहीं होता अगर बच्चे को ठीक से पैदा करना है तो। और अगर आप सोचते हो, आजकल सिजेरियन ऑन डिमांड भी एक है एंटिटी, जिसमें मदर कहती है कि मुझे तो लेबर पेन्स ही नहीं लेनी है और मुझे अपनी बॉडी की बिल्कुल कोई वो नहीं चाहिए कि वजाइनल डिलीवरी में शरीर खराब हो जाता है, तो मुझे सिजेरियन ऑन डिमांड कराना है। वो पेशेंट की तरफ से होता है, जो कि इट इज नॉट अ राइट थिंग, बट बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो चेकअप भी नहीं कराना चाहते ड्यूरिंग लेबर, तो उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, फिर हमें सिजेरियन करना पड़ता है। और कुछ ऐसी इंडिकेशंस होती हैं जिसमें हम डॉक्टर की तरफ से ही कहा जाता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, आपको ऑपरेशन होगा। वो शुरू में ही, मतलब 37 वीक्स ऑनवर्ड प्रेगनेंसी के, वी कैन कम टू नो कि इसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं दी जा सकती, जैसे कि बच्चा उल्टा है, बच्चा टेढ़ा है, ट्रांसवर्स लाई है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, या प्लेसेंटा प्रीविया है, मतलब जो ऑलनाल है वो बिल्कुल नीचे है, तो ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। तो इन कंडीशन में हम चाहते हैं कि मदर को कोई प्रॉब्लम ना हो और बच्चे को भी ना हो, नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल है, तो उस कंडीशन में हम पहले ही प्लान कर लेते हैं सिजेरियन। तो जरूरी नहीं है कि हर मदर को इलेक्टिवली ही सिजेरियन किया जाए, लेबर इज अ नॉर्मल फिनोमिनन। तो हर, पहले के जमाने में तो सब औरतें नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी, पर उसमें ये है कि कई बार बच्चे, बहुत बच्चे, 7-8 बच्चे पैदा होते थे, तो 2-3 खराब भी हो जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता था। तो इन द लॉन्ग रन पर आजकल हर किसी ने 1 या 2 बच्चे करने हैं, तो हम लोगों की तरफ से भी होता है कि बच्चा ठीक होना चाहिए, आफ्टर डिलीवरी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैम, सिजेरियन होने के बाद बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बॉडी बिल्कुल नॉर्मल रहती है। देखो, जैसे आपकी कई सर्जरी हुई है, ये तो एक इमरजेंसी सर्जरी होती है ना, जिसके लिए तो हम मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होते हैं, पर हमें ये इतना खुशी हो रही होती है कि एक बच्चा मिलेगा, तो हम अपना, हर कोई हाँ बोल देता है कि हाँ ठीक है, बच्चे के लिए करना है तो कर दीजिए सिजेरियन, हमें बच्चा ठीक चाहिए। और आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं हो रहा उसमें, क्योंकि ये लाइक एनी अदर सर्जरी, आपको रिकवरी होने में थोड़ा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। 2-3 महीने लग जाते हैं पूरा नॉर्मल होने में, जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हील होने में 3 मंथ्स के आसपास लग जाते हैं। तो उसके बाद आप अपना नॉर्मल लाइफ प्रोसीड कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती, एक्सरसाइज प्लान कर सकते हो, डाइट, वेट लॉस कर सकते हो। और ये एक मिसकंसेप्शन है कि मेरा सिजेरियन हुआ था, मुझे बहुत फ्लूइड चढ़ा दिया उन्होंने, ग्लूकोज चढ़ा दिया, तो मैं मोटी हो गई हूँ। ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो ग्लूकोज दिया था वो निकल गया बॉडी से, वो वहां बचा नहीं है अभी। तो उसको अपने नॉर्मल लाइफ में आने की कोशिश करो, तो एक्टिव रहो, बच्चे को खुद हैंडल करो, तो वेट लॉस भी हो जाएगा। और 6-8 महीने के बाद अच्छे से एक्सरसाइज प्लान करो, जब बच्चे को वीन ऑफ कर देते हैं फीडिंग वगैरह से, तो इट इज नॉट एन इशू, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है बॉडी के लिए। मैम, आफ्टर प्रेगनेंसी एक फीमेल को क्या क्या केयर करनी चाहिए कि वो दोबारा से अपने आप को फिर से रिगेन करे जैसे वो थी? देखो, हम अनीमिया से शुरू हुए थे कि प्री प्रेगनेंसी अनीमिया, तो अब पोस्ट डिलीवरी अनीमिया बहुत कॉमन है, क्योंकि पोस्ट डिलीवरी हम बच्चे में इतना ज्यादा गुम ही जाते हैं कि माँ अपने आप को भूल जाती है कि मैंने अपनी केयर भी करनी है। तो बच्चे को फीड करा रहे हो, आपके बॉडी से कैल्शियम बच्चे को जा रहा है ना, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन जा रहा है बच्चे को, विटामिन सब आपकी तरफ से जा रहे हैं, बच्चे को 6 महीने आप पे डिपेंडेंट रहना है। तो उस टाइम पे आयरन कैल्शियम लेना जो हमने शुरू किया था प्रेगनेंसी में, थ्रू आउट प्रेगनेंसी लिया, क्योंकि बच्चे को चाहिए था, तो अभी भी यही सोचना है कि अभी भी बच्चे को चाहिए।
तभी आप ले पाओगे। अगर ये सोचोगे कि मुझे चाहिए कोई बात नहीं, मैं तो खा रही हूँ तो ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो वो सप्लीमेंटेशन कंटिन्यू करनी है टिल 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी, जब तक कि आप बच्चे को फीडिंग बंद नहीं कर देते। जी मैम, ब्रेस्ट फीडिंग एक मदर के लिए और एक बच्चे के लिए, दोनों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि बच्चे के लिए तो और कोई सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है ना, बच्चे को तो ब्रेस्ट फीड ही चाहिए। और मदर के लिए ये है कि एनर्जी एक्सपेंडिचर हो जाता है उसमें जब आप फीड करते हो बच्चे को, तो बहुत सारे बच्चे को आपकी एनर्जी भी यूज होती है और उसमें आपको वेट लॉस में भी हेल्प मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इट इज़ अ गुड मेथड फॉर कॉन्ट्रसेप्शन ऑल्सो। जब आप नॉर्मल रिलेशन रिज्यूम करते हो आफ्टर डिलीवरी, तो अगर बच्चे को फीड कर रहे हो तो हाई लेवल्स जो होते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन के, वो ओवुलेशन इनहिबिट कर देते हैं, एग नहीं बनता है, तो प्रेगनेंसी भी उसके लिए भी आप सेफ रहते हो कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी ना हो, प्रोवाइडेड यू आर फुली ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी, नॉट पार्शियल। तो दोनों तरफ से हेल्प हो जाता है। जी मैम, बच्चे को कितने महीनों तक या कितने साल तक ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए? साल तो नहीं कराने की जरूरत, ओवर जेलस ब्रेस्ट फीडिंग का कोई यूज नहीं होता, तो 6 मंथ्स इज गुड इनफ, क्योंकि उसके बाद आपको बच्चे को वीन ऑफ करना चाहिए। वीनिंग ऑफ मतलब उसको थोड़े सॉलिड फीड्स पे शुरू करो, जो भी उसको टॉलरेट होता है बच्चे को, पहले राइस दो, फिर धीरे धीरे उसको खिचड़ी दे दो, कुछ और सूजी की खीर दे दो, ये सब घरों में पता होता है क्या बच्चे को चाहिए, केला मैश करके दे दो, आलू दे दो, क्योंकि दांत नहीं है तो खा नहीं पाएगा ना बच्चा, तो उस हिसाब से जो उसको सॉफ्ट डाइट आप दे सकते हो वो ग्रेजुअली वीन ऑफ करो। और जो है कि बच्चा अभी मान नहीं रहा, छोड़ नहीं रहा ब्रेस्ट फीडिंग, उसके लिए ज्यादा इमोशनल नहीं होने की जरूरत, बच्चे को छुड़ाओगे ब्रेस्ट फीडिंग तो हट भी जाएगा। बच्चा डजंट नो कि आप उसको सारा टाइम फीड कराए जा रहे हो, इट इज एन इमोशनल बॉन्ड, बेसिकली इमोशनली बॉन्डिंग होती रहती है, बेबी इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द मदर। कैंगरू केयर कहते हैं इसको, इनिशियली जो चाहिए होती है फर्स्ट 6 मंथ्स में, ताकि बच्चे का टेम्परेचर भी ठीक रहे, उस सब के लिए ये सब बना हुआ, ब्रेस्ट फीड करो, अपने साथ क्लोज कॉन्टेक्ट में रखो। 6 मंथ्स के बाद बच्चे को इंडिपेंडेंट थोड़ा थोड़ा करना चाहिए फीडिंग के हिसाब से, तो ज्यादा इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। जी मैम, जो फर्स्ट मिल्क आता है नॉर्मली, जैसे छोटे छोटे शहरों में क्या करते हैं, उस मिल्क को निकाल दिया जाता है, लेकिन जैसे आजकल सजेस्ट करते हैं कि वो मिल्क बच्चे को जरूर पिलाएं, क्योंकि वो सब, तो उस मिल्क में ऐसे क्या होता है कि वो पिलाना बहुत जरूरी होता है, जो फर्स्ट मिल्क होता है? उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, इट इज ए येलो कलर्ड फ्लूइड, इट इज वेरी रिच इन एंटीबॉडीज, जो मदर की तरफ से बच्चे को बहुत जरूरी होती है जानी। और इट इज वेरी लेस इन क्वांटिटी, हार्डली 10-15 ml आएगा 2-4 घंटे में, तो उतना भी उसको बच्चे को देना है। ये इसको बिल्कुल भी निकाल के फेंकना नहीं है, खराब नहीं है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जो लैक्टेशन इनिशिएट होती है, फिर उसके बाद तो सब अच्छा आउटपुट आना शुरू हो जाता है दूध का, तो वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाते हैं, बट इट इज द रिच फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडीज, जो बच्चे में खुद एंटीबॉडीज अभी नहीं बन रही होती टू फाइट द डिजीजेज, तो ये बच्चे को जी देना बहुत जरूरी होता है, जी फेंकना नहीं है। मैम, पूरी प्रेगनेंसी पीरियड में एक फीमेल को नॉर्मली कितना वेट गेन करना चाहिए? देखो नॉर्मली तो हम कहते हैं 7 to 11 kgs, 7 to 12 kgs, 7 kgs भी गेन करते हैं, कई पतले ही रहते हैं प्रेगनेंसी में, कई 11-12 के बजाय 20 kgs भी गेन कर लेते हैं। दैट इज मतलब बियॉन्ड द लिमिट, 7 kg से कम भी थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि बच्चे के लिए फिर जो चाहिए होता है सारी डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए, फैट चाहिए उसको, बच्चे को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो सब नहीं होगा तो बच्चा भी कमजोर हो जाएगा। अगर मम्मी का वेट 4-5 किलो बढ़ा है प्रेगनेंसी में, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। पर अगर 11-12 kg से भी ज्यादा बढ़ गया है वेट, 20-25 kg हो गया है, तो आप ओबीज वाली कैटेगरी में आ जाते हो, तो उसमें प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, हाइपरटेंशन के चांसेस हो जाते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ जाता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम, डायबिटीज के लिए बहुत प्री डिस्पोज हो जाते हो, बच्चे का वेट एक्सेसिवली गेन हो जाता है, 4 किलो 4.5 किलो बर्थ वेट, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी में मुश्किल आएगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए वेट गेन विद इन लिमिट से करना चाहिए, 7 to 11 kg इज गुड एनफ। जी मैम, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हर फीमेल फेस करती है वो है यूटीआई इन्फेक्शन की। उन्हें बहुत कॉमनली यूटीआई इन्फेक्शन होता है और आफ्टर प्रेगनेंसी तो होता ही होता है, तो इसका रीजन क्या है? यूटीआई देखो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है, कुछ तो प्रेगनेंसी में एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया भी होता है, जो कि हम टेस्ट करते हैं तो पता चलता है, वो मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लाइक बर्निंग मिक्चुरेशन या बार बार यूरिन आ रहा है या यूरिन करने में पेन हो रहा है, वो सब नहीं होता, पर वो इन्फेक्शन चल रही होती है। तो अगर वो पहले डिस्कवर ना करी जाए तो वो क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाती है, फिर वो ट्रीट नहीं होती। इसलिए ड्यूरिंग फर्स्ट विजिट इन प्रेगनेंसी यूरिन कल्चर हर फीमेल का हम कर लेते हैं, और अगर सिम्टम्स नहीं है और यूरिन में पस सेल्स आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली सेंसिटिविटी टेस्ट करके उसका सॉरी ड्रग्स के लिए और उस हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं।
अगर वो अनडिटेक्टेड रहे तो चलता जाएगा प्रेगनेंसी में, फिर मुश्किल होगी। और दूसरा ये है कि अगर यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है तो किडनीज का अल्ट्रासाउंड एक करा लेना चाहिए बार बार। अगर रिकरेंट यूटीआई हो रहा है तो किडनी में स्टोन है या कुछ है, उसके लिए भी ट्रीट करना जरूरी है। पर अगर आपको फ्लूइड कम लेना है एक प्रेगनेंसी में, अनदर प्रॉब्लम है, कम पानी पीते हैं हम लोग, खाते ज्यादा है पानी कम पीते हैं, तो इसलिए यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड रहता है और कम बार हम यूरिन जाते हैं तो बैक्टीरिया ग्रो करते रहते हैं। तो उसके लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड लेना है, उससे आपको यूरिन भी अच्छे से आएगा। और बच्चे के लिए भी लाइकर जो होता है बच्चे के साथ पानी, वो अच्छे से बनता है, तो दोनों कंडीशन में ठीक रहेगा जी। और एक प्रेगनेंसी के बाद भी यही है कि यूरिन नहीं पास करते हम लोग, बहुत देर होल्ड करके रखते हैं यूरिन, तो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन। फ्रीक्वेंटली 2-4 घंटे में यूरिन करने जाओ तो उससे ठीक रहेगा, यूटीआई नहीं होगा बार बार। जी मैम, छोटी छोटी बच्चियों को भी यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, उनको छाले हो जाते हैं, उसका क्या रीजन है? छोटी बच्चियों को जैसे हम टॉयलेट ट्रेनिंग कराते हैं ना, पहले तो मदर को ही बताना होता है, फ्रंट से बैक की तरफ वॉश करना होता है बच्चे को। जहाँ स्टूल्स पास करते हैं बच्चे, उसको पीछे की तरफ ही वॉश करना है, वहां से आगे की तरफ नहीं लेके आना है, क्योंकि जो नॉर्मल बैक्टीरिया निकलते हैं स्टूल्स में बच्चों के, वो फिर यूरिन इन्फेक्शन कर देते हैं। यही कॉमन ई कोलाई होता है कॉमन, जो कि गट में भी रहता है और वही फिर यूरिन में चला जाता है। और बार बार बच्चों को वॉश करते रहो, नीचे एरिया वेट रहेगा और रब करते रहते हैं बच्चे, तो उसके कारण इंजरी हो जाती है। अगर उसको इचिंग होती रहती है वहां पे, बिकॉज स्टूल्स नहीं क्लीन किए अच्छे से या स्टूल्स लगे रहते हैं वहां पे, तो इसलिए वो बात बच्चे को रॉ एरिया होके वहाँ हो जाती है इंजरी, पेरिनियल लेसरेशन और इंजरीज हो जाते हैं। तो उसमें नॉर्मल आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो, नहाने के बाद बच्चे को एक बार लगा दो, कोई भी क्रीम लगा दो जो भी आप यूज करते हो, तो उससे ठीक होगा, फिर नहीं होगी प्रॉब्लम। जी मैम, आप हमारी वुड बी मदर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे इस कोविड पीरियड में, वो कैसे अपने आप को अपना ध्यान रखें? कोविड पीरियड में बेसिकली ये है कि आइसोलेशन में रहें, घर में रहें, बहुत घूमने नहीं जाएं बाहर, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड लेते रहें। और जो सिक लोग हैं, किसी को खांसी जुकाम है अड़ोस पड़ोस में, वैसे तो मिलने की जरूरत नहीं है, अपने घर में रहो, फिर भी कोई आ जाता है तो मास्क डाल के उनसे मिलो। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। अगर आपने कुछ नहीं किया तो भी 2 घंटे में एक बार हाथ अपने धो लो साबुन पानी से अच्छे से, और 20 सेकेंड्स के लिए एटलीस्ट साबुन लगाना चाहिए हाथों पे, रब करना चाहिए, ताकि जो भी बैक्टीरिया वायरस, कॉमन सर्फेसिस हम टच करते रहते हैं, किसी और ने टच किया है फिर आपने टच किया है, तो वो आप उसको फिर मुंह पे टच कर लेते हो, फेस पे टच कर लेते हो, तो वायरसेस बैक्टीरिया फिर चले जाते हैं आपके। और कोविड ऐसा वायरस है जो कि किसी को दिख तो रहा नहीं है, और वो रेस्पिरेटरी वायरस है, सांस लेने से ही चला जाता है, तो मास्क बेस्ट प्रिवेंशन है। घर पे रहो, जब जरूरी हो तब विजिट के लिए जाओ। आजकल हम विजिट्स के लिए भी कम बुलाते हैं, टेली कंसल्टेशन हो जाता है बहुत बार, और अपना घर पे बीपी चेक कर लो, कुछ चीजें हम समझा देते हैं पेशेंट को, ये दिक्कत हो तब हॉस्पिटल आओ, एडिक्वेट उसमें रहो, इम्यूनाइजेशन कराओ। प्रेगनेंसी में इम्यूनाइजेशन भी करा सकते हैं, लैक्टेशन में भी करा सकते हैं, तो इम्यूनाइज करा लो। और बाकी जो जनरल प्रिकॉशंस घर में ले रहे हैं वो सब लो, डाइट अच्छी रखो। जी मैम, पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पर 3 अल्ट्रासाउंड डॉक्टर्स कराते हैं, तो तीनों का अलग अलग क्या यूज है, वो क्यों कराते हैं? जो शुरू के हम कहते हैं प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के लिए करते हैं, और डेटिंग के लिए, कि जितना टाइम आप सोच रहे हो प्रेगनेंसी का है अकॉर्डिंग टू योर पीरियड, उतना है कि उससे कम है कि उससे ज्यादा है, ये हम शुरू के 6 to 9 वीक्स के अंदर कंफर्म कर सकते हैं। तो क्योंकि पीरियड्स कई बार इरेगुलर होते हैं, 2-2 3-3 महीने आते नहीं है, तो टेस्ट भी पता नहीं चलता कब प्रेगनेंसी ठहर गई, तो उस कंडीशन में, और देखने के लिए कि बच्चा ठीक ठाक बन रहा है कि नहीं, हार्ट बीट आ गई कि नहीं, पीरियड जितना आप इम्यूनोरिया प्रेगनेंसी टाइम बता रहे हो उसके हिसाब से आगे है बच्चे की हार्ट बीट, बच्चे के अंग बनने शुरू हो गए कि नहीं। और कुछ और कंडीशंस होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है जिसमें कि ट्यूब में बच्चा ठहर जाता है, वो सब रूल आउट करने के लिए इनिशियल 6 to 9 वीक्स एक ठीक टाइम होता है जिसमें हम ये अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। फिर एक अल्ट्रासाउंड टुवर्ड्स एंड ऑफ 3rd मंथ करते हैं, 11 to 14 वीक्स में, उसमें जेनेटिक अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। उसमें बहुत सारी जो बच्चे की जेनेटिक क्रोमोसोमल एनॉमलीज की वजह से मेलफॉर्मेशन हो सकती है बच्चे में, वो पिकअप कर की जा सकती है। वो इस टाइम पे इसलिए जरूरी है कि अगर आपको पता चल गया बच्चा मेलफॉर्म्ड है, तो उस टाइम पे टर्मिनेशन एबॉर्शन भी इजी रहता है 10-11-12 वीक्स के बच्चे का। उसमें ब्लड के भी कुछ टेस्ट करते हैं कंफर्म करने के लिए, तो ये एक दूसरा अल्ट्रासाउंड है। फिर हम उसके बाद 18-20 वीक्स पे एक अल्ट्रासाउंड करते हैं बच्चे की बनावट देखने के लिए। अगर बच्चा ठीक से बना है, सारे उसके अंग ठीक से बने हैं, तो वो दिख जाता है। उसमें कोई डाउट है तो हमारे पास फिर एक विंडो होती है 20-24 वीक्स तक, आजकल अलाउड है अबॉर्शन,
तो अगर मेलफॉर्मेशन है तो तब, जो कि इनकम्पेटिबल विद लाइफ है लेटर ऑन, पैदा होने के बाद, तो वो हम अबॉर्शन कर सकते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट इनिशियल अल्ट्रासाउंड है। बाद में ग्रोथ देखने के लिए जब आपको चाहिए, जब क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कम लग रही है, तो उस हिसाब से हम जितना चाहिए उतना अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्ट्रासाउंड से बच्चे को कोई खराबी नहीं आती और हार्मफुल नहीं होता ये, इसमें कोई जी रेडिएशन नहीं जाती, साउंड वेव्स होती है। मैम, टिटनेस के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, वो क्यों लगाए जाते जैसे शुरू में हम बात कर रहे थे, बच्चे के लिए कोई एंटीबॉडीज अपने पास बच्चे के नहीं होती, जो मदर की तरफ से एंटीबॉडीज हैं वही जाती है। तो टेटनस की इम्यूनाइजेशन भी इसीलिए कर देते हैं। आजकल तो डीटी भी देते हैं, टी डैप भी देते हैं इंजेक्शन, जिसमें टेटनस, डिप्थीरिया और प्रोट्यूसिस, ए सेलुलर प्रोट्यूसिस होता है, हैं? जो बच्चे को whooping कफ बाद में हो जाती है इनिशियल 5-6 ईयर्स ऑफ लाइफ तक, तो वो प्रोटेक्शन रहती है बच्चे को, 6 मंथ तक वो एंटीबॉडीज हमारी कवर कर लेती हैं, जो मदर को इंजेक्शन दिया हो तब बनती है। तो ये इसलिए जरूरी होता है। सेकेंडली, अगर मदर को भी टेटनस का इंजेक्शन कभी भी नहीं लगाया, जो कि हमें रूटीन में 10 ईयर्स में एक बार बूस्टर लगाना चाहिए एडल्ट्स को, एवरी पर्सन शुड गेट अ बूस्टर एवरी 10 ईयर्स, तो वो चोट लगती है तब लग जाता है टेटनस इंजेक्शन। पर अगर किसी को नहीं लगा है तो मदर के लिए जरूरी है कि एक टेटनस का इंजेक्शन लगा ले। हो सकता है सर्जरी की जरूरत पड़े, इंस्ट्रूमेंटेशन की जरूरत पड़े, जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं हालांकि बहुत क्लीन होते हैं, फिर भी टेटनस से बचने के लिए एक छोटा सा इंजेक्शन है, 0.5 ml लगाते हैं, चौथे महीने में लगा दो, उसके 4 to 6 वीक्स के बाद सेकंड लगा दो, ऐसे कर सकते हैं। जी मैम, जैसे बेबी होने के बाद बेबी का वैक्सीनेशन होता है, तो अगर आप गवर्नमेंट के यहाँ से कराओ तो उनका जो चार्ट होता है उसमें वैक्सीन कम होती है, और अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके वहाँ वैक्सीनेशन कराओ उसमें बहुत सारी वैक्सीन होती हैं, तो इतना डिफरेंस क्यों हो जाता है? सिग्नल ब्रेक हो गया था बीच में। यू वांट टू नो अबाउट द इम्यूनाइजेशन ऑफ द बेबी? जी मैम, वैक्सीनेशन, हेलो। जब बेबी का वैक्सीनेशन करवाते हैं मैम, तो डॉक्टर हाँ जो हाँ हम गवर्नमेंट हाँ में हाँ। करवाते हैं वैक्सीनेशन, वो जो हमें चार्ट प्रोवाइड करवाते हैं उसमें बहुत कम वैक्सीन होती हैं, और जब हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके बेबी का वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उनका जो चार्ट होता है उसमें काफी सारी वैक्सीन होती हैं, तो इतना डिफरेंस क्यों हो जाता है? एक्चुअली ये ना यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, जो हमारा इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है उनके तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक दिया जाता है कि ये मिनिमम इम्यूनाइजेशन जरूरी है बच्चे के लिए, जिसमें कि जी ये बर्थ पे पोलियो वैक्सीन ड्रॉप्स हो गई, फिर बीसीजी वैक्सीनेशन हो गया, फिर डीपीटी होता है 6 वीक्स पे। वो पूरे चार्ट में जो आप कह रहे हो कम मात्रा में दी होती है वैक्सीनेशन, वो मस्ट है वैक्सीनेशन, जितनी भी दी हुई हैं उन्होंने, जिस इंटरवल पे दी हुई है, एमएमआर है, डीपीटी है, हेपेटाइटिस बी। और जो आप कह रहे हो कि प्राइवेट वाले ज्यादा लगा देते हैं, वो इन्फ्लुएंजा के लिए लगा देते हैं, वो जरूरी है, पर उसके लिए एंटीबॉडीज नेचुरली भी बनती रहती है। तो इसलिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हिब इंजेक्शन एक आता है हेपेटाइटिस इन्फ्लुएंजा टाइप भी, तो वो अपने आप ही एंटीबॉडीज, जैसे इन्फ्लुएंजा फ्लू, हमारा एक्सपोजर होता रहता है फ्लू के लिए, कॉमनली जो खांसी जुकाम हो जाता है, तो वो उससे बच्चे को अपने आप ही एंटीबॉडीज बन जाती है। वो हम लोगों में अभी तक बनती रहती है, सीजनल चेंजेस आते रहते हैं वायरसेस में, तो वो हम करते रहते हैं, उससे अपने आप इम्यूनिटी एंटीबॉडीज बन जाती है। पर जो मिनिमम है वो प्रिस्क्राइब्ड है, वो 1.5 साल की उम्र तक जितनी भी इम्यूनाइजेशन है, प्राइमरी इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, वो करा लेनी चाहिए। जो हर वो इसलिए दिया हुआ है, कहीं अफोर्डेबिलिटी नहीं होती पेरेंट्स की, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो मिनिमम इम्यूनाइजेशन है वो प्रिस्क्राइब्ड होती है, तो वो गवर्नमेंट कोई भी हॉस्पिटल कर देता है। तो बहुत ज्यादा जी कराने की भी बहुत जरूरत नहीं होती, पर करा लो तो भी कोई नुकसान नहीं है उनका। जी थैंक यू मैम, आप हमारे प्रोग्राम में आए और हम आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी। हमारी बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई, जो छोटी छोटी बेसिकली हमें मालूम ही नहीं था कि डॉक्टर ये सब प्रोसेस में क्यों जाते हैं, बट डॉक्टर कहता है और हम वो सब करते हैं। हाँ, लेकिन आज हमें उन सब करते चीजों के रहते हैं। बारे में पता लगा कि वो 3 अल्ट्रासाउंड क्यों किए जाते हैं, या वो इंजेक्शन क्यों दिया जाता है टिटनेस का, या किसी मदर को क्यों मिल्क सीक्रेशन होता है। बहुत सारी नई नई चीजें हमको आपसे जानने को मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस मंच पे आने का। आप हमसे इसी तरह से जुड़े रहिए, और हमारी ऑडियंस, आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सीमा जी से कनेक्ट करिए, वो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी और आपको अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाएंगी। और हमारी ऑडियंस, मैं नलिनी उपाध्याय, आपको किसी भी प्रकार की हेल्प की जरूरत है, या आप हमें हेल्प करना चाहते हैं, हमारा मेंबर बनना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे वॉलंटियर बनना चाहते हैं, इवन आप एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, प्लीज मुझे कनेक्ट कीजिए।
nalini@globalwomenpower.com। मैं आप सबकी मदद करने के लिए हमेशा हर वक्त तैयार हूँ। धन्यवाद। Thank you, Nalini. It was nice talking to you. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, bye. Bye, ma'am.